आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की खास सुर्खियों पर। जन्माष्टमी के बाद स्टेट स्कूल में दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन, कुल 4 टोलियों ने लिया भाग। विजेता टीम को मिला 51,000 रुपए का इनाम। राजनांदगांव में एनएचएम कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर संघ का आंदोलन, सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया महायज्ञ। चना फसल बीमा को लेकर किसानों का प्रदर्शन, किसानों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मुनादी के बाद भी नहीं मिला बीमा का लाभ। मितानिनों ने राजनांदगांव कलेक्ट्रेट का किया घेराव। नियमितीकरण और बढ़े मानदेय की गई मांग, सेवा के बदले स्थायित्व पर दिया जोर। प्रयास में चयनित छात्र को नहीं मिला प्रवेश, व्यवस्था की बेरुखी से टूटा एक सपना। भजिया विक्रेता का बेटा सिस्टम से हारा। सुर्खियों के बाद चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजनांदगांव शहर से, जहां आगामी गणेश उत्सव पर्व को लेकर शहर भर में भगवान गणेश की मूर्तियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार भी मूर्तियों की कीमतें पिछले वर्ष की तरह ही रखी गई हैं, जिससे भक्तों को राहत मिली है। मूर्तियों का आकार इस वर्ष 1 फीट से लेकर 8 फीट तक विभिन्न आकारों में बनाया जा रहा है, ताकि हर वर्ग के लोगों की मांग पूरी हो सके। विशेष बात यह है कि इस वर्ष प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां नहीं बनाई जा रही है, जो पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। स्थानीय कलाकार और मूर्तिकार प्राकृतिक सामग्री का उपयोग कर भगवान गणेश की प्रतिमाओं का निर्माण कर रहे हैं, जिससे भक्तगण अब जल्द ही अपने अपने घरों और मंदिरों में गणेश जी की पूजा अर्चना के लिए मूर्तियां स्थापित कर सकेंगे। अभी मूर्तियों को अच्छा डिजाइन पे बन रहा है, कोई ऑर्डर देता है, उसी हिसाब से बनता है, ऐसे रेडीमेड भी बन रहा है। कितने कम दामों से लेकर कितने ज्यादा दामों तक का यहाँ पे मूर्तियां? अब सबसे छोटे 100 से लेकर 8,000, 10,000, 12,000 तक के हैं। कितनी से कितनी बजे तक की मूर्ति यहाँ पर बनेगी? 1 फीट से लेकर 8 फीट, 8-9 फीट। या किसी भी प्रकार के ऐसे नाच कूद वाले दृश्य को दर्शाते हुए ऐसी मूर्तियां? नहीं, वैसा नहीं है, ऐसी नॉर्मल है, नॉर्मल बना रहा है ज्यादा। हर साल की तरह क्या इस साल के दाम में वृद्धि हुई है? रेट वैसी बराबर ही है, ज्यादा ऊपर नहीं चढ़े हैं। हर साल वैसे चलते उसी हिसाब से है। मिट्टी के साथ साथ क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी यहाँ पे मूर्ति है? नहीं, पूरा मिट्टी वाला ही बनता है। राजनांदगांव शहर की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था वाइंडनर स्कूल के द्वारा आयोजित वाइंडनर कप फुटबॉल स्पर्धा का रोमांचक फाइनल मुकाबला संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि आलोक बिंदल ने फाइनल मैच का शुभारंभ किया। मुकाबला वाइंडनर स्कूल और गायत्री स्कूल के बीच खेला गया, जो दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक रहा। इस जीत के साथ ही वाइंडनर स्कूल ने वाइंडनर कप फुटबॉल स्पर्धा की ट्रॉफी लगातार तीसरी बार अपने नाम की। निर्णायक खिलाड़ियों के रूप में अंकित, अमीश और हेमंत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसके साथ ही स्पर्धा में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में राजनांदगांव पुलिस कंट्रोल रूम में शहर के विभिन्न बैंक मैनेजरों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मिशन साइबर सुरक्षा अभियान के तहत बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम, बैंक खातों की फ्रीज अनफ्रीज प्रक्रिया को सरल बनाने और ग्राहकों को साइबर हेल्पलाइन और पोर्टल की जानकारी देने पर चर्चा हुई। इस दौरान बैंक और एटीएम में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने, फर्जी खातों की रोकथाम के लिए केवाईसी प्रक्रिया को मजबूत करने और सुरक्षा कर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए। वहीं जिले के सभी थानों में इस प्रकार की बैठक आयोजित की गई। संयुक्त कलेक्टर सरस्वती बंजारे का उत्तर बस्तर कांकेर जिले में स्थानांतरण होने पर भावभीनी विदाई दी गई। अपर कलेक्टर सीएल मार्कंडे ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने भू अभिलेख सहित विभिन्न योजनाओं में उत्कृष्ट कार्य किया है। इसके साथ ही स्वामित्व योजना, फर्म रजिस्ट्री,
डिजिटल फसल सर्वेक्षण जैसे कार्यों में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें स्वतंत्रता दिवस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान सरस्वती बंजारो ने सहयोग के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन पर चलाए जा रहे सतत गश्त अभियान के तहत डोंगरगढ़ पुलिस ने 2 युवकों को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पहले मामले में आरोपी कमलेश सोनवानी को लोधी भवन पेट्रोल पंप के पास से लोगों को चाकू दिखाकर डराने के आरोप में पकड़ा गया। वहीं दूसरे मामले में शिव चंद्रवंशी को नया बस स्टैंड के पास संदिग्ध अवस्था में चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। चिचोला पुलिस और साइबर टीम को डकैती के मामले में बड़ी सफलता मिली है, जिसके तहत सुअर परिवहन कर रहे व्यापारी से 2.5 लाख रुपए मूल्य के 50 सुअर और 3 मोबाइल की लूट के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से लूट की 50,000 रुपए नगद राशि, 4 मोबाइल और घटना में इस्तेमाल वाहन बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में डोंगरगढ़ और नागपुर के निवासी शामिल हैं। सभी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अन्य फरार आरोपी की तलाश जारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर पालिका परिषद खैरागढ़ के द्वारा विभिन्न वार्डों के 30 से अधिक हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर नगर पालिका सभागार में उत्साहपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लाभार्थियों के चेहरे पर अपने घर का सपना साकार होने की खुशी साफ नजर आई। कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि विक्रांत सिंह ने इस अवसर पर ठेकेदारों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि विकास कार्यों में किसी भी तरीके की कोताही या लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि नगर को फिर से बेस्ट नगर पालिका के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है। इसके लिए सभी को मिलकर ईमानदारी से काम करना होगा। नगर पालिका परिषद खैरागढ़ के सभागृह में खैरागढ़ नगर पालिका के एक बड़े ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिसमें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री आवास की जो संकल्पना है उसके तहत आज उपस्थित हुए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास 2.0 के नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 30 से ज्यादा ऐसे हितग्राही जिनको अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। मैं देख रहा था उनके चेहरे, उनके सपने जो पूरे हुए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का हम हमेशा धन्यवाद देते हैं कि इन गरीबों के पक्के मकान के सपनों को उन्होंने पूरा किया है। और नगर पालिका परिषद भी उसे धरातल में उतारने के लिए पुरजोर तरीके से जुड़ी हुई है। उसके लिए मैं नगर पालिका परिषद को भी धन्यवाद देता हूँ, और फिर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को गरीबों के आवास को बनाने के लिए जो राशि उनकी तरफ से दी जा रही है उसके लिए हम आभार हैं। जन्माष्टमी के पावन अवसर के बाद राजनांदगांव में दही लूट की परंपरा को निभाते हुए विभिन्न स्थानों पर दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में शहर के प्रतिष्ठित स्टेट स्कूल में एक भव्य दही हांडी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें कुल 4 टोलियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में गोंदिया, दुर्ग और स्थानीय राजनांदगांव की टीमों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। पारंपरिक वेशभूषा और ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच युवाओं ने मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटकी हांडी को फोड़ने का प्रयास किया। वहीं कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच रोमांचक मुकाबले में विजेता टीम को 51,000 रुपए नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और सेवा शर्तों में सुधार समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के 16,000 से अधिक कर्मचारी आंदोलनरत रहे। इसी क्रम में खैरागढ़ NHM कर्मचारी संघ भी जिला मुख्यालय के आम्बेडकर चौक पर धरने पर बैठे रहे। कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल में उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी, लेकिन सरकार ने उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। कई बार ज्ञापन सौंपने के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं होने से अब वे मजबूरन सड़क पर उतर आए हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज 18 तारीख से जो है हमारे सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो संविदा कर्मचारी हैं जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए हैं। आज से जिला स्तरीय जो है प्रारंभ हुआ है। अभी पूरा हफ्ते भर तक जो जिला में जो है हम लोग जो है हड़ताल में बैठेंगे, और हमारा जो मांग है 10 सूत्री मांग है, जिसमें से 10 में से 9 तो उसके लिए बजट की जरूरत ही नहीं है।
समाज के नियमितीकरण, हमारी मांग जो है, मुख्य मांग है नियमितीकरण है। उससे पहले मांग ये है कि रेट पे निर्धारण हो जाए, हमको अनुकंपा जो है नियुक्ति वाला प्रावधान मिल हो जाए, और सैलरी जो कम है उसको जो 27% मिलना था, जो घोषणा था पूर्व सरकार का, जो अन्य विभाग को मिला है, वो आज तक हमको हमारे विभाग को नहीं मिला है। जो 27% घोषणा हुआ था कि संविदा कर्मचारियों में 27% बढ़ाया जाएगा, तो हमारे विभाग को उसको नहीं मिला है सबसे पहले। उसके बाद जॉब सिक्योरिटी हमारे पास नहीं है, संविदा कर्मचारी हैं हमारे बीच में ही अगर मान लो कोई संविदा कर्मचारी 1-2 एक्सीडेंट में या अन्य किसी जो है बीमारी से मृत्यु हो गया है, उससे परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। 10 सूत्री हमारी मांगों को लेकर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। क्या शासन हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही है, तो इसीलिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। गरीबी को मात देकर लगन और मेहनत से सफलता हासिल करने वाले एक होनहार छात्र को अब सिस्टम की बेरुखी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल खैरागढ़ चुईखदान गंडई जिले के ग्राम खपरी सिदार निवासी अनुराग सिंह राजपूत ने 20 अप्रैल को आयोजित प्रयास आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में सफलता पाई थी, लेकिन चयन के बावजूद उसे प्रवेश से वंचित कर दिया गया है। अनुराग के पिता बलराम सिंह राजपूत भजिया का ठेला लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उन्होंने बताया कि चयन पत्र प्राप्त होने के बाद वे अपने बेटे को लेकर रायपुर गुड़ियारी स्थित प्रयास विद्यालय पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही उनका नाम आया, वहां मौजूद शिक्षिका ने ये कहते हुए प्रवेश देने से मना कर दिया कि केसीसी जिले के बच्चों के लिए इस विद्यालय में सीट नहीं है। इसके बाद से बलराम सिंह ने न्याय की आस में कई दरवाजे खटखटाए। विधानसभा और आदिम जाति कल्याण विभाग तक उन्होंने गुहार लगाई। अधिकारियों ने पहले बिलासपुर के प्रयास विद्यालय में प्रवेश का आश्वासन दिया था, लेकिन वहां भी सीटें फुल होने का हवाला देकर उन्हें लौटा दिया गया है। अब थक हार कर बलराम सिंह ने खैरागढ़ कलेक्टर के नाम आवेदन देकर बेटे के भविष्य को बचाने की अपील की है। मेरे बच्चे का प्रयास में चयन हुआ था, जो कि 20 अप्रैल 2025 में पेपर दिलाया गया था। उसमें पेपर दिलाने के बाद मेरा बच्चा चयन हुआ था, और चयन होने के बाद में हमको रायपुर बुलाए गए थे। गुड़ियारी क्षेत्र में हम लोग वहाँ गए थे। वहाँ मैडम प्रिंसिपल हमारे साथ दुर्व्यवहार किए और हम लोगों को भगाया गया। बोले कि चलो आप विधानसभा जा कर के एक बार पता कर लो, अगर वहाँ से बोलते हैं तो हम आपको बिठा देंगे। उसके बाद हम विधानसभा गए, तो वहाँ पर से हम आए तो बोले सर कि आपके बच्चे का चयन हो गया बिलासपुर में, आप चले जाओ, मैडम ले लेगी। वहाँ से फिर आए, और आने के बाद में फिर भी हमको मैडम ने भगा दिया। और कलेक्टर ऑफिस आए हम लोग खैरागढ़ के, तो वहाँ पर भी मैं आवेदन दिया, और जनजाति सर में ऊपर में भी गए थे, वहाँ पे भी बताया। तो वहाँ से फ़ोन करने के बाद बोले कि आप आ जाना बिलासपुर। उसके बाद भी हमको नहीं लिए सर, और हमारे बच्चे के साथ में दुर्व्यवहार और हमारे साथ भी अभद्र करे गया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो, और इनके ऊपर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बालोद जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बीजापुर में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा है। दरअसल डोंडी क्षेत्र की रहने वाली CAAF महिला आरक्षक ने शिकायत दर्ज करवाई है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर कई वर्षों तक उसका शारीरिक शोषण किया और गर्भवती होने पर जबरदस्ती गर्भपात भी करवाया। महिला ने बताया कि साल 2017 में दोनों की मुलाकात डोंडी के ITI में पढ़ाई के दौरान हुई थी। 2017 में महिला को पुलिस विभाग में नौकरी मिल गई। वहीं दिलीप ने दुर्ग साइंस कॉलेज में आगे की पढ़ाई शुरू की। 2020 में PSC पास कर आरोपी डिप्टी कलेक्टर बन गया और बीजापुर में पोस्टिंग मिली। मई 2025 में महिला तीसरी बार गर्भवती हुई, लेकिन फिर आरोपी ने दवा खिलाकर गर्भपात करवा दिया और अंत में 2 जून को शादी करने से इनकार कर दिया। इस पूरे मामले में ASP मोनिका ठाकुर ने बताया कि महिला की शिकायत पर अपराध दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस मामले में डिप्टी कलेक्टर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने ना ही कॉल और मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया है। थाना डोंडी की प्रार्थना के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें एक व्यक्ति जो कि शासकीय कर्मचारी है और पीड़िता के साथ लगभग 1 साल से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना रहा था। इसकी शिकायत रिपोर्ट प्रार्थना के द्वारा कराई गई है और जिस पर पुलिस के द्वारा इसमें जांच की जा रही है।
राजनांदगांव वर्धमान रॉप्स टेडेसरा कंपनी में जारी 8 दिवसीय श्रमिक आंदोलन का समापन हुआ। श्रमिकों और कंपनी प्रबंधन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता सफल रही, जिसके बाद धरना समाप्त करने की घोषणा की गई। बातचीत के अनुसार श्रमिकों के वेतन में 26 रुपए प्रतिदिन की दर से वृद्धि की जाएगी। साथ ही जिन मजदूरों को अब तक न्यूनतम वेतन से कम भुगतान किया जा रहा था, उन्हें अब न्यूनतम वेतन की दर से भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा और प्रत्येक माह की 10 तारीख तक वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही 11 अगस्त से 18 अगस्त तक धरने के चलते कंपनी का उत्पादन ठप रहा है। इस अवधि में श्रमिकों को 3.5 दिन का हाफ वेतन दिया जाएगा। राजनांदगांव जिले के स्वास्थ्य मितानिनों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। सैकड़ों की संख्या में मितानिन कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित हुई और अपनी आवाज बुलंद करते हुए नियमितीकरण, मानदेय बढ़ोतरी और स्थानीय नियुक्ति जैसे प्रमुख मांगों को प्रशासन के समक्ष रखा। मितानिनों का कहना है कि वे वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें स्थायित्व नहीं दिया जा रहा है। उनका आरोप है कि शासन प्रशासन उनकी उपेक्षा कर रहा है, जबकि कोविड जैसे आपात परिस्थितियों में उन्होंने जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी। प्रदर्शन के बाद मितानिनों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को शीघ्र ही पूरा करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आए तकरीबन 1.5 वर्ष हो चुके हैं और इन 1.5 वर्षों में भाजपा की सरकार की कथनी और कहनी पर फर्क नजर में आते जा रहा है। जी हाँ, अभी हम वर्तमान में जिला कलेक्टर राजनांदगांव के सामने पे खड़े हुए और तस्वीरों के माध्यम से जो आप देख पा रहे होंगे, ये वो तमाम सैकड़ों की संख्या में वो महिलाएं हैं जो मितानिन संघ से जुड़े हुए हैं, मितानिन संगठन पर अपना काम करते हैं, अपना रोजगार चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, अपने घर का पालन पोषण करते हैं। अब सोचने का विषय तो ये है कि आखिरकार जिला कलेक्ट्रेट के सामने में ये मितानिन संघ क्या कर रही है, क्या इनकी मांगे हैं और क्या सरकार के दावे थे, क्यों आखिरकार इनको अपने वो सरकारी कागज को लेकर के, सरकार के दावों को लेकर के यहाँ पर आना पड़ा है। जी, आपका शुभ नाम बताएंगे और क्या ऐसे दावे थे सरकार के जो अब तक के 1.5 वर्षों में पूरा नहीं कर पाएंगे? श्रीमती नीलिमा सिन्हा, ब्लॉक समन्वय, ब्लॉक डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव। जी, क्या सरकार की कहनी थी, क्या वादे थे? सरकार की घोषणा थी कि एनएचएम में संविलियन करना है और 50% जो हम लोग को मिलता है, क्षतिपूर्ति देते हैं, पेमेंट भी नहीं देते हैं, क्षतिपूर्ति देते हैं, उसमें 50% की वृद्धि करेंगे करके बोले थे। और हम लोग ऑलरेडी एनजीओ में काम कर रहे थे पहले, तो एनजीओ में अब काम नहीं करना है। अब हमको बोल रहे हैं एनएचएम में आ गए हो, एनएचएम में आ गए हो करके, और आज तक लिखित में कोई हम लोगों को कुछ नहीं दिया गया है, सूचना भी नहीं दिया गया है। जैसे पा रहे हैं वैसे हम लोग से काम लिया जा रहा है। लगभग कितने वर्षों से आप लोग काम कर रहे हैं इस विभाग? हम लोग को अभी कम से 2002 से हम लोग काम कर रहे हैं, 2002 से काम कर रहे हैं। तो पहले तो हम तो बिना पैसे का फ्री में ही काम करते थे, लेकिन जब सरकार प्रोत्साहन राशि देने के लिए, मतलब मान देती भी नहीं, हमारे सिर्फ प्रोत्साहन राशि है, काम के पीछे हमको काम पैसा दिया जाता है। तो जब सरकार बनी है भाजपा सरकार, तो बोली कि जो हमारी मांग थी उसमें 50% पैसा जो बढ़ाएंगे सब बोले थे, मतलब मानदेय में, तो प्रोत्साहन राशि में वो नहीं बढ़ाया गया। पहले हमारे को एनजीओ में रखा गया था, तो हम एनजीओ से निकाल के हमको एनएचएम में डाला गया है, तो फिर एनजीओ में डाल रहे हैं। तो हम ये जो प्रथा है उसको नहीं पसंद कर रहे हैं। समय पे हमको पैसा भी नहीं मिलता और हमको इतना अधिक ज्यादा काम लिया जाता है। क्या लगता है कि सरकार आपकी जो मांगे हैं वो क्यों पूरी नहीं कर पा रही है? अब वो क्यों पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो वही जाने, लेकिन हमारा तो बस यही है कि हम चाहते हैं कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, पति बीमार है और खर्चा हम लोग कैसे करके चला रहे हैं वो हम लोग ही जानेंगे, है ना, वो थोड़ी जानेंगे। वो तो अपना खर्चा चला रहे हैं। जून से हम लोग को पेमेंट नहीं मिला है ना, तो जून से हम लोग क्या खाएंगे? घर में आदमी बीमार पड़े हैं, क्या खिलाएंगे उनको? राजनांदगांव में कितनी की संख्या में आप लोगों की महिला कर्मचारी है? महिला कर्मचारी राजनांदगांव में कितना होगा? 2200 है। पूरे प्रदेश भर में ये आह्वान चल रहा होगा? पूरा प्रदेश भर में है। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? 72,000 है, पूरा सब मिला के 72,000 है ना। सबका पैसा दिया नहीं है तो क्या खाएंगे बताओ ना। और मेहनत का हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ अपने हक का मांग रहे हैं, फोकट का नहीं मांग रहे हैं। हम लोग वो वादा किया है, मोदी के गारंटी का वादा किया है ना, तो निभाए ना अपना वादा। क्यों नहीं निभा रहे? क्यों खिसर के बैठे अपने बिल में छुप करके? निकले बाहर। किए थे ना, मोदी सरकार ने वादा तो किया था ना, क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। अभी आप लोग जिला कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं और यहाँ कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई है, क्या कहा, क्या आश्वासन दिए? कुछ मुलाकात नहीं हुई है। एक सर आए थे बाहर,
ज्ञापन लेके गए हैं अंदर, और सर से कोई बात नहीं हुई अभी। और सर से मिलते हैं, हम लोग सोच रहे थे बात करते करके, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं हुई सर से। 1.5 साल हो गया, सरकार आप लोग की सुनी नहीं है, तो अब सुनेगी? प्रयास तो कर रहे हैं, नहीं सुनेगी ना भाई। करनी और कथनी में होता है ना, तो बोले क्यों? जब उनको वादा ही नहीं करना था ना, वादा ही नहीं करना था उनको। जब नहीं, हम तो कर ही रहे थे काम, उनको वादा नहीं करना था। भाई वोट लेने के लिए वादा किए, तो वादा को निभाना चाहिए ना। तो अभी तक के मंत्रिमंडल की पूर्ण रूप से गठन ही नहीं हुआ है। नहीं तो होगी ना, तो होगी तो कराएंगे। जो लोग बोलते हैं कि मिताइन हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो अभी उसको रीढ़ की हड्डी नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिना हड्डी के चल नहीं सकते लोग, लेकिन अभी जब रीढ़ की हड्डी दिखाने की पारी आए तो वो पीछे हट रहे हैं। तो कहाँ गए मिताइन के बोलने वाला रीढ़ की हड्डी है? कहाँ गए मिताइन का रीढ़ की हड्डी बोलने वाले? निकल क्यों नहीं रहे हैं भाई? क्या उसका हड्डी? सबसे बड़ी सोचने का विषय तो ये है कि आखिरकार पूरे राजनांदगांव भर में हजारों की संख्या में महिला मितानिन जो कर्मचारी संघ है, इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपने के बाद इनकी पूरी प्रदेश भर में अगर टीम की बात किया जाए तो लगभग 72,000 महिलाओं की जनसंख्या बताई जा रही है। अब आखिरकार जो सरकार वादे करती है और वादे को पूर्ण नहीं कर पाती, पूरी नहीं कर पाती है, तो उस पर मितानिन संगठन जो है वो आक्रोश में आए हुए हैं और जिला कलेक्ट्रेट में आकर के अपना ज्ञापन सौंपे हैं। अब आप लोग की मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? सर जी, अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, और छत्तीसगढ़ क्या, हम दिल्ली को भी हिला देंगे। देखना तो ये होगा कि अब आखिरकार सरकार इनकी मांगे, महिला संगठन की मांगे जो है वो मितानिन संगठन की मांगे को पूरी कर पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव जिले में आज से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का बिगुल फूंक दिया है। दरअसल जिला कलेक्ट्रेट के सामने बड़ी संख्या में एनएचएम कर्मचारी जुटे और सरकार के खिलाफ अनोखे तरीके से प्रदर्शन की शुरुआत की। हड़ताल के पहले दिन ही कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के मुखौटे पहनकर विरोध जताया। साथ ही उन्होंने सरकार की सद्बुद्धि के लिए वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सद्बुद्धि महायज्ञ का आयोजन किया। एनएचएम संघ की प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, सेवा शर्तों में सुधार, बीमा सुधार और सामाजिक सुरक्षा जैसी जरूरी मुद्दे शामिल हैं। संघ का कहना है कि वर्षों से संविदा पर कार्यरत एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी एक रीढ़ की हड्डी है, फिर भी उन्हें स्थायित्व और समुचित वेतन से वंचित रखा जा रहा है। जी, सद्बुद्धि महायज्ञ तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे हड़ताल में हमेशा ही ऐसा होता आया है कि जब भी जिसकी सत्ता रही है वो विपक्ष के लोग हमारे बैनर तले आके हमें पूर्ण आश्वासन देके, पूर्ण विश्वास दिला के गए हैं कि अगर उनकी सरकार आती है, सत्ता में वो आते हैं तो हमारे लिए कल्याणकारी नीति अपनाएंगे। और ऐसे ही ये जो हमारे वर्तमान के सीएम है, पीएम है, फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ये भी हमारे बैनर तले आए थे पिछले हड़ताल में, और उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिलाया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम आपके नियमितीकरण का पूरा रास्ता प्रशस्त करेंगे, आपको उचित आपकी मांगों को पूर्ण करेंगे। लेकिन अभी तक हमारी मांगों को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। 20 महीने बीत चुके हैं सरकार को और अभी तक कोई भी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। तो इसलिए हमें आज ये जरूरी है कि उनको हम सद्बुद्धि दिलाएं, कि उन्हें याद आए कि उन्होंने क्या कहा था और हमारे लिए जो करने के लिए कहा था वो हम जल्द करें। कल भी मंत्री के साथ में बैठा था। जी, कल भी स्वास्थ्य मंत्री जी ने मिलने के लिए बुलाया था हमारे पदाधिकारियों को, प्रांतीय पदाधिकारियों को, तो वो गए थे मिलने। उनके द्वारा कहा गया कि आप हड़ताल रोक दीजिए, लेकिन अभी उनके तरफ से कुछ भी पॉजिटिव हमको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला है। इस कारण अभी हड़ताल तो जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। सर, सरकार को हम लोग याद दिलाना चाह रहे हैं, उनके द्वारा सत्ता में आने के पहले घोषणा किया गया था कि हमारी सरकार बनती है तो हम 100 दिवस के अंदर आपके संविदा नियमितीकरण करेंगे और एक कमेटी गठित करेंगे जो आपकी समस्याओं का निराकरण करेगी करके। हमारे द्वारा विभिन्न जिला में उनके विभिन्न मंत्रियों का आगमन होता था, उस जगह पर भी गए, राज्य कार्यालय में भी गए, अनेकों जगह हमारे द्वारा आवेदन निवेदन किया गया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं किया गया। तो हम लोग हड़ताल के आज दूसरा दिन है अनिश्चितकालीन हड़ताल की, तो आज हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं ताकि सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से उनको एक ज्ञान प्राप्त हो और हमारे नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त हो सके। हम लोग एक उन्हीं के द्वारा बनाए गए उनके चरित्र की हम लोग जनता के सामने रखने के लिए मुखौटा धारण किए हुए हैं और मुखौटा के माध्यम से भी उनको हम स्मरण दिलाना चाह रहे हैं कि आपकी घोषणा आपका ही है, आप अमल कीजिए।
चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव ग्राम पंचायत के धन डोंगरी के दर्जनों किसानों ने राजनांदगांव कलेक्ट्रेट में पहुंचकर फसल बीमा की राशि नहीं मिलने के विरोध में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। किसानों का कहना है कि विगत 3 वर्षों से चना फसल के लिए उन्होंने बीमा कराया था, लेकिन अब तक उन्हें बीमा का लाभ नहीं मिल पाया है। किसानों ने आरोप लगाया है कि फसल नुकसानी के बाद पटवारी के द्वारा मुनादी कराई गई थी और नियम के अनुसार बीमा की राशि किसानों को मिलनी चाहिए थी। बावजूद इसके आज तक उन्हें कोई भुगतान नहीं हुआ है। इस कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन सौंपने आए किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि बीमा कंपनियों और संबंधित अधिकारियों से इस मामले की जांच कराई जाए और जल्द से जल्द किसानों को उनके बीमा राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। सभी किसान साथी ग्राम पंचायत ढंडोंगरी उपस्थित हुए ग्राम ढंडोंगरी से, इनको लगातार 3 वर्षों से चना का बीमा नहीं मिला है। आसपास में सभी गांवों को इसका चना का बीमा मिला है, लेकिन ढंडोंगरी पंचायत पिछले 3 वर्षों से चना के बीमा से वंचित है। उसी से आक्रोशित किसान आज माननीय कलेक्टर महोदय से मुलाकात करने जन दर्शन में अपनी मांग को रखने के लिए आए हैं। और गांव में स्कूल में भी शिक्षकों की कमी है, वहां दर्ज संख्या 98 दर्ज संख्या होने के बाद सिर्फ 2 ही टीचर है। उन सभी मांगों को लेकर हम सभी यहाँ पे ग्रामवासियों के साथ कलेक्टर ऑफिस पहुँचे हैं। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, किसानों को उनका बीमा का राशि नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बालोद जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बीजापुर में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा है। दरअसल डोंडी क्षेत्र की रहने वाली CAAF महिला आरक्षक ने शिकायत दर्ज करवाई है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर कई वर्षों तक उसका शारीरिक शोषण किया और गर्भवती होने पर जबरदस्ती गर्भपात भी करवाया। महिला ने बताया कि साल 2017 में दोनों की मुलाकात डोंडी के ITI में पढ़ाई के दौरान हुई थी। 2017 में महिला को पुलिस विभाग में नौकरी मिल गई। वहीं दिलीप ने दुर्ग साइंस कॉलेज में आगे की पढ़ाई शुरू की। 2020 में PSC पास कर आरोपी डिप्टी कलेक्टर बन गया और बीजापुर में पोस्टिंग मिली। मई 2025 में महिला तीसरी बार गर्भवती हुई, लेकिन फिर आरोपी ने दवा खिलाकर गर्भपात करवा दिया और अंत में 2 जून को शादी करने से इनकार कर दिया। इस पूरे मामले में ASP मोनिका ठाकुर ने बताया कि महिला की शिकायत पर अपराध दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस मामले में डिप्टी कलेक्टर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने ना ही कॉल और मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया है। थाना दौंडी की प्रार्थना के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें एक व्यक्ति जो कि शासकीय कर्मचारी है और पीड़िता के साथ लगभग 1 साल से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना रहा था। इसकी शिकायत रिपोर्ट प्रार्थना के द्वारा कराई गई है और जिस पर पुलिस के द्वारा इसमें जांच की जा रही है। NHM कर्मचारियों संघ की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। खैरागढ़ के जिला मुख्यालय के अंबेडकर चौक पर पूजन हवन कर सरकार को जगाने की कोशिश की गई। वेद मंत्रों के बीच कर्मचारियों ने 10 सूत्री मांगों को लेकर शीघ्र निराकरण की गुहार लगाई। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में CHO और JSA कर्मचारी छोटे छोटे बच्चों के साथ मौजूद रहे। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार को याद दिलाया कि कोरोना काल में उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। संघ ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, आंदोलन जारी रहेगा। गीत, संगीत और कला की धरती खैरागढ़ इन दिनों एक ऐसी हृदय विदारक घटना की गवाही बन गई है, जिसने सरकार की संवेदनशीलता और समाज की मानसिकता दोनों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल मोगरा वार्ड क्रमांक 3 का रहने वाला गौतम डोंगरे और उसकी पत्नी हैदराबाद में मजदूरी करते थे। वहीं पर उनकी 2 वर्षीय बेटी वैदिका बीमार पड़ गई। इलाज के लिए वे अपनी बेटी को लेकर अपने गृह राज्य छत्तीसगढ़ लौटने के लिए निकले, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और ट्रेन में ही मासूम ने पिता के गोद में ही अंतिम सांस ली। राजनांदगांव स्टेशन पर उतरकर जब पिता ने छत्तीसगढ़ सरकार की मुक्तांजलि
शव वाहन सेवा के लिए मदद मांगी तो साफ कह दिया गया कि यह सेवा सिर्फ सरकारी अस्पतालों में हुई मौत पर ही लागू होती है। सरकारी मदद न मिलने पर गौतम और कीर्ति ने अपनी बेटी के शव को सीने से लगाए आम सवारी बस में बैठकर खैरागढ़ तक का सफर किया। बस स्टैंड पर एक समाज सेवी की नजर पड़ी इस जोड़े पर। उन्होंने न सिर्फ उन्हें ढास बंधाया बल्कि बेटी के अंतिम संस्कार तक हर कदम पर साथ निभाकर इंसानियत की मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि गौतम का सबसे बड़ा अपराध यह था कि उसने अपने ही गांव की युवती से प्रेम विवाह किया। जातिवाद और सामाजिक बंधनों में जकड़े गांव वालों ने इसे कभी माफ नहीं किया। इतना ही नहीं, बेटी की मौत पर भी गांव से कोई भी व्यक्ति शोक व्यक्त करने नहीं आया। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। जिले के वनांचल क्षेत्र ग्राम पंचायत सिंगारपुर के आश्रित ग्राम तुमडा डाह के बैगा आदिवासी ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता का गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत जनवरी 2024 में ग्राम सभा के सर्वसम्मति से अंजोरी ध्रुवे के घर अस्थायी आंगनबाड़ी केंद्र शुरू किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी उनकी पत्नी माही ध्रुवे को सौंपी गई थी। ग्रामीणों के अनुसार माही ध्रुवे ने बिना किसी मानदेय या सरकारी सहयोग के लगभग 1 वर्ष तक बच्चों की सेवा करते हुए केंद्र का संचालन किया है। लेकिन जब नया भवन बनकर तैयार हुआ है और नियमित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है तो चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। ग्रामीणों के अनुसार गांव के निवासी न होते हुए भी विद्यम्बर का पति अरविंद नेताम को कार्यकर्ता नियुक्त कर दिया गया है, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। आंगनवाड़ी को लेकर समस्या है सर, थोड़ा सा मतलब जब आंगनवाड़ी नहीं खुला था तो मेरे घर में संचालन कर रहे थे और मैं 7 महीना तक चलाई हूँ तो मेरे को उसका सहयोग राशि भी नहीं मिला। और नियुक्ति का जब प्रक्रिया चालू हुआ तो वित्तीय मरकाम को वहाँ पे नियुक्त कर दिया गया आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए। तो हमारी मांग यही है कि जब मैं इतना दिन तक चलाई हूँ तो मेरे को नियुक्त किया जाए या फिर मेरे को सहयोग राशि दिया जाए, या फिर नहीं ये भी नहीं हो सकता तो आंगनवाड़ी बंद किया जाए, वहाँ का रद्द किया जाए या आंगनवाड़ी भर्ती का जो प्रक्रिया है वो बंद करी जाए। बस यही मांग है हमारी। आदिवासी कुछ नहीं होना हमारे मोहल्ला का एक कार्यकर्ता होना चाहिए, मतलब होना चाहिए ऐसा है। हम आंगनबाड़ी केंद्र की मांग करने के लिए आए हैं सर। हम सब आदिवासी बैगा कास्ट के पूरे गाँव वाले पूरे सब समूह के हिसाब से जो कार्यकर्ता दूसरे को दे दिए हैं, हमारे यहाँ बैगा आदिवासी को हमको नहीं दिया। तो हम इसी मांग करने के लिए हम कलेक्टर ऑफिस यहाँ पहुंचे हैं। सभी लोग पूरा जितने हैं जनसंख्या हमारे जो कास्ट के जनसंख्या ना पूरा लोग हमारे सब यहाँ पहुंचे हैं। कौन सा गाँव? तुमड़ा गाँव। कितने जनसंख्या होगी गाँव? अभी तो खुला है सर। हम उसको कार्यकर्ता हम नहीं चाहिए, कुछ करने के लायक नहीं है वो, इसलिए हम उसको नहीं चाहे गाँव वाले। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।